सभी को नमस्कार। सभी की अनहद आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आज एक छोटा सा जो लेक्चर है वो हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पर बना रहे हैं। ये जो किताब मैंने चिपका दी है ये आरोह भाग 2 नाम की किताब है। इसको इसमें इसलिए पेस्ट किया है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूरी तैयारी के दौरान रहने वाली होती है, विशेषकर इस विषय के लिए। तो टू द टॉपिक, इसी पर हमें चलना है। ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे कुछ जो करने की कोशिश की है उस पर चलते हैं। एक प्रारूपी गद्य ले लिया है मैंने, जिसकी हम अभी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और उन तत्वों को समझेंगे जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में ज़रूरी होते हैं। जिन तत्वों के आधार पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या का जो हमारा प्रश्न है वो बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे की जाती है व्याख्या, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। हो सकता है कि जो बोर्ड परीक्षा है उसमें शायद इन्हीं में से कोई पेस्ट किया हुआ उदाहरण आ जाए, तो फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, वो परिस्थिति पे निर्भर करता है। ओ हो, ये तो पूरा ही कट गया। ठीक है, कोई ना। तो ये देखें, अभी हम इसका संदर्भ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर संदर्भ देखें तो ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम संदर्भ की बात करेंगे। तो संदर्भ लिखना बहुत सरल होता है। संदर्भ का एक निश्चित खाका होता है कि प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश लिख सकते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम क्या है? पाठ्यपुस्तक का नाम सर्वविदित है, आरोह भाग 2, तो वही लिखा जाएगा। ठीक है ना, आरोह भाग 2 से उद्धृत है। उद्धृत का मतलब होता है लिया गया है। पेन टैब पर बहुत दिनों से हाथ चलाए नहीं है तो इस पर राइटिंग अभी सही नहीं आ रही होगी। उद्धृत है, ठीक है, जिसके लेखक, यहाँ पर इसके लेखक कौन हैं? हम जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैनेन्द्र कुमार जी हैं। बस इसमें इतना लिखना होता है। इसके बाद फिर प्रसंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रसंग। तो एक दो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। प्रसंग जो है वो, उसमें क्या हमें लिखना है। देखिए, इतने सारी बड़ी किताब है, कुछ भी आ जाए तो ये तो संभव है नहीं कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसमें हम रट के चले जाएं वही आ जाए। तो प्रसंग में हमें ज़रूरी है कि हम उसके तत्व समझें कि इसमें वास्तव में लिखा क्या जाता है। तो प्रसंग जो है, प्रसंग का मतलब होता है कुछ कुछ हद तक टॉपिक कह सकते हैं इसको, है ना, या कह सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की गई है। यानी कि जो बात बताने की कोशिश कवि या लेखक ने की है वो किसके बारे में की है, क्या बताना चाहता है आखिर। तो जब हम ये लिखेंगे कि क्या बताना चाहता है तो पूरा तो लिखेंगे नहीं कि क्या बताना चाहता है, बस ये लिखेंगे कि वो जो बताना चाह रहा है उसका सार क्या हो सकता है। तो वो हम सिर्फ कितनी लाइन में, 2 या 3 लाइन में, बस ज़्यादा उसको बड़ा नहीं करना होता है। ठीक है ना, प्रसंग में ही व्याख्या नहीं करनी, व्याख्या अलग से करनी है। उसके बाद फिर व्याख्या करते हैं। व्याख्या का अगर अर्थ क्या होता है? व्याख्या का अर्थ है, व्याख्या में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहली तो कठिन शब्दों या महत्वपूर्ण शब्दों, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनका अर्थ लिखते चलना है। का अर्थ, जितने का अर्थ आ रहा होगा तो उनको अर्थ कैसे लिखते हैं? अर्थात करके। ठीक है ना, अर्थात प्रारूप में, यानी कि अर्थात फॉर्मेट में, अर्थात शैली में लिख सकते हैं ना। उसके बाद इसमें ध्यान रखना होता है कि जो बातें की जा रही हैं हर पंक्ति का अर्थबोध कराते हुए चलना है। ठीक है ना, और इसके पीछे भूमिका ये रखी जाती है कि जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसको हम समझा रहे हैं,
ठीक है ना, उसको हम समझा रहे हैं और प्रसंग में क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। प्रसंग में क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, और व्याख्या में हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिस्क्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में ये चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं और समझ में आ सकते हैं कि कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, इसके बाद एक और तीसरा हम बिंदु जोड़ते हैं इसमें, जिसका नाम है विशेष, और ये वास्तव में विशेष है। अगर पूरे नंबर किसी को चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो उसमें विशेष लिखना अनिवार्यतः समझ लीजिए, क्योंकि जो विशेष नाम से एक अलग हेडिंग नहीं डालेगा उसको पूरे अंक मिलने की संभावना बहुत कम होती है। विशेष में क्या लिखा जाता है, भाषा के बारे में लिखा जाता है कि भाषा कैसी है, कठिन है, सरल है, कैसी है, कठिन शब्द हैं, सरल शब्द हैं। दूसरे में हम लिख सकते हैं, शब्द लिख सकते हैं कैसे हैं, तत्सम शब्द ज़्यादा हैं या तद्भव शब्द ज़्यादा हैं, ठीक है ना, या देशज शब्द ज़्यादा हैं या विदेशज शब्द ज़्यादा हैं, ठीक है, या फिर तकनीकी शब्द ज़्यादा हैं, कैसे शब्द हैं ये, ठीक है ना। तीसरा लिख सकते हैं, अगर काव्य है तो रस, अलंकार, छंद, योजना। रस की क्या योजना है, अलंकार की क्या योजना है, छंद की क्या योजना है ना। चौथा लिख सकते हैं बिंब के बारे में, ठीक है ना। चौथा किसके बारे में लिख सकते हैं, बिंब के बारे में। और पांचवा, ये मतलब इतने 5 पॉइंट नहीं लिखने हैं, 2 या 3 लिख देंगे काफ़ी हैं, या तो ये 2 लिख दो, ये 3 लिख दो, ये लिख दो, है ना। तो 5 मतलब अगर नहीं आ रहा कुछ तो उसमें से कोई एक निचोड़ निकालो उस पूरी बात का जो कही गई है, और इस निचोड़ रूप को यानी कि सार, केवल कितने, एक लाइन में सार, ये कर सकते हैं। एक टेक्निकल टाइप का फॉर्मेट बता रहा हूँ तो, लेकिन अगर समझ गए इसको तो इसका लाभ बहुत है, ठीक है। तो अब हम सीधे चलते हैं, उस जो प्रस्तुत पद्यांश था उसका हमने प्रसंग तो बता ही दिया था, अब हम सीधे उसका संदर्भ बता दिया था, प्रसंग की ओर चलेंगे, ठीक है। तो प्रसंग देखते हैं, उसी को दोबारा से ऐड कर लें उस टेक्स्ट को, ठीक है ना। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है अपने को, टेक्स्ट इंपोर्ट करना है ना, वी, ये आ गया, ठीक है। तो इसको छोटा ही कर दे रहे हैं बिल्कुल एकदम, है ना, ये लो। अब देखो इसमें क्या लिखा है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह जादू रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, फिर लिखा है कि इसको थोड़ा कलर सही कर लें, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा, मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यानी कि हम समझ गए प्रसंग में हमको क्या लिखना है। पहले तो हमने जाना था कि प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि किसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ किसके बारे में चर्चा हो रही है हमने एक झलक में ही समझ लिया कि ये किसके बारे में चर्चा हो रही है। 1-2 पॉइंट हम समझे, बाजार के जादू के बारे में चर्चा हो रही है, बाजार के जादू के बारे में। और दूसरी बात, मन की भी चर्चा हो रही है, कब मन खाली होता है तो बाजार का जादू चलता है, मन भरा होता है तब चलता है, कब बाजार का जादू चलता है। तो इन दोनों को मिला करके हम लिखें तो कौन से शब्द सबसे बेहतर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी कोई तैयारी करके बना रहा हूँ, मैं तो जस्ट ऐसे मैंने सोचा कि एक लेक्चर बनाना चाहिए तो आई एम गोना टू मेक दिस। सो मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था। तो मैं जैसे चीज़ें यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ, चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी करनी है जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो बाजार का जादू और मन की स्थितियाँ, तो यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में या दिए गए पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में मन की विभिन्न स्थितियों मन की विभिन्न स्थितियों में बाजार
के जादू के विषय में बताया गया है, के विषय में बताया गया है। तो ये एक अच्छा प्रसंग बन गया, ज़्यादा लाइन भी नहीं हुई और कुछ छूटा भी नहीं। अब अपन व्याख्या की बात करेंगे और व्याख्या में देखेंगे कि कैसे हमें क्या क्या लिखना है। व्याख्या में मैंने बताया कि सब चीज़ों के अर्थ भी लिखने हैं। सबके अर्थ मतलब ये नहीं कि बाजार का अर्थ लिखते चलो, बाजार मतलब मार्केट ऐसा नहीं, ठीक है, कि जादू, जादू मतलब मैजिक, ये सब नहीं करना है, ठीक है। सबके अर्थ नहीं लिखने हैं। अर्थ इन द सेंस कुछ कठिन शब्द जो है अगर, तो हमें उसका अर्थ लिखना है। यहाँ पे निमंत्रण है तो निमंत्रण का अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। अनेकानेक इसका अर्थ, ठीक है। ऐसे एक दो चीज़ें देख लेंगे। फिर फ्रेज के अर्थ लिखे जाते हैं। जैसे फ्रेज होती है एक पूरी, जैसे रूप का जादू है, ये एक फ्रेज है। ये क्या है? उपवाक्य, वाक्यांश या फ्रेज। अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब हम पढ़ते हैं ना, तो उनका अर्थ कुछ अलग होता है, लिखा कुछ अलग रहता है। रूप का जादू का मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार ने श्रृंगार करके रखा है, बाजार ने बहुत लाली लिपस्टिक लगा के रखी है, या बाजार के कोई चेहरा है दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये कहीं और इशारा करती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। आगे जाके शब्द शक्ति वगैरह पढ़ेंगे तो चीज़ें हम समझ जाएंगे, उधर नहीं जाना है फिलहाल। तो बाजार में एक जादू है। हम शुरू करते हैं व्याख्या करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाजार में एक जादू है। तो प्रस्तुत पद्यांश से ही शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी बाजार को व्याख्यायित करते हुए, बाजार की व्याख्या करते हुए या बाजार को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाजार में रूप का जादू है। किसका जादू है? वो कहते हैं कि बाजार, अरे भाई ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि बाजार में रूप का जादू है। कहते हैं कि बाजार में रूप का जादू है। बाजार में रूप का जादू है, अर्थात रूप के जादू का क्या मतलब हो सकता है? बाजार में रखी हुई वस्तुएं बहुत आकर्षक ढंग से सजाई जाती हैं, बहुत आकर्षक ढंग से सजाई जाती हैं। जब बहुत आकर्षक ढंग से चीज़ों को सजा दोगे तो वो एक तरह से अपने रूप जाल में लोगों को फंसाती हुई महसूस होंगी, ठीक है ना। सजाई होती नहीं है, सजाई जाती हैं। और यह जादू आंख की राह काम करता है। आंख की राह काम करता है, अर्थात कोई जादू आंख की राह काम करता है, अर्थात जैसे जैसे हमारी आंखें जो हैं, जैसे जैसे हमारे नेत्र जो हैं वो चीज़ों पे पड़ते जाते हैं, जो आकर्षक चीज़ें हैं और जो दिखावटी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, उन चीज़ों को जैसे जैसे हमारी आंखें जितना ज़्यादा निहारती जाएंगी उतने ही ज़्यादा हम उस जादू में फंसते जाएंगे। वास्तव में ये बात सिर्फ बाजार के जादू के लिए सत्य नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में भी हमारी नज़रें, हमारी आँखें, हमारे नेत्र अगर कहीं किसी भ्रामक या आकर्षक चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो हम उस जादू में उतने ही ज़्यादा फंसते जाते हैं। आगे जाके जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं कि बाजार के जादू में फंसने के बाद व्यक्ति बाजार को कोसता है, उसके बाद में व्यक्ति को वही चीज़ें जो उसने आराम के लिए इस्तेमाल करना शुरू की थी, वही चीज़ें उसके आराम में खलल या दखल डालती प्रतीत होती हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में भी सत्य है। जो चीज़ें हम अपने आराम के लिए अपनी आँखों को गढ़ा करके जिन चीज़ों में हम अनहद स्नेह और अनहद शांति ढूंढते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी शांति में खलल दखल और हमारी शांति में एक बाधा डालती हैं। तो हमें अगर निर्बाध रूप से मन की शांति खोजनी है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एकांत रहना होगा, ठीक है।
बहरहाल टॉपिक से न भटकते हुए, यह जादू आंख की राह काम करता है, अर्थात जैसे जैसे हम अब थोड़ा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, देखते की जगह प्रेक्षित करते हुए, ठीक है। ऐसे ही कई सारे शब्द हम देख सकते हैं, जैसे देखने को प्रेक्षित करना कहते हैं, अवलोकन करना कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही करके ऊपर को ऊपरमुखी, नीचे को अधोमुखी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग हम जब भी उत्तर लेखन कर रहे हों तो स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे नंबर और ज़्यादा मिलें। अर्थात जैसे जैसे हम बाजार में रखी आकर्षक वस्तुओं को प्रेक्षित करते हैं, वैसे वैसे यह जादू हम पर और अधिक हावी होता जाता है, और अधिक हावी होता जाता है, और अधिक हावी होता जाता है। तो दोस्त क्या करें, बाजार में जादू है तो बाजार जाना बंद कर दें? ऐसा नहीं है ना, बाजार में जाना है, लेकिन किसकी तरह जाना है? आगे जाकर के पाठ में एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है, भगत जो चूरन बेचता है। तो बाजार जाना है और फॉलो किसको करना है? भगत को, यानी कि भगत का पीछा नहीं करना, यानी कि हमें उसकी जो बाजार जाने की जो आवृत्ति और जो शैली है, उसके बाजार का उपयोग करने की, बाजार को अपने लिए सार्थक बनाने की, उससे हमें बहुत सीख लेनी चाहिए। ये पाठ जो है हमें यही सीख देता है कि हमें बाजार को सार्थक बनाना है, और बाजार सार्थक तब होगा, बाजार की सार्थकता तब सिद्ध होगी जब बाजार हमारे काम आए और बाजार से हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदें, ना कि बाजार में जाकर के ज़बरदस्ती अपना जो वित्त है, अपना जो कोष है, उसको जाकर के बाजार की दिखावटी वाली आकर्षक और फैंसी चीज़ों में जाकर के खाली कर दें। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब लिखा है कि जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, यानी कि चुंबक का जादू जो है किस पे चलता है? लोहे पर चलता है। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। यानी अब क्या कह रहे हैं, जैनेन्द्र कह रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे चुंबक अपना जादू किस पे चलाती है, चुंबक किससे चिपकती है? लोहे से चिपकती है। लकड़ी से कभी चिपक जाए, नहीं चिपक सकती। तो वैसे ही इस जो बाजार का जादू है, इसकी भी अपनी मर्यादा है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जब हमारी जेब खाली हो या भरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मन अगर खाली होगा तो ये बाजार का जादू निश्चित रूप से चलेगा और हमें फंसा लेगा। तो कह रहे हैं कि आगे लिख सकते हैं, आगे या गद्यांश में आगे जैनेन्द्र जी ने, बीच बीच में कवि का भी हवाला देना कि कौन लिख रहा है। जैनेन्द्र जी ने बाजार के जादू की तुलना या उपमा, है ना, तुलना चुंबकीय आकर्षण से करते हुए, चुंबकीय आकर्षण से करते हुए बताया कि जिस प्रकार चुंबक सिर्फ लोहे को आकर्षित करती है, लोहे को आकर्षित करती है, उसी प्रकार बाजार की चमक दमक जादू भी उन्हीं पर काम करता है जिनका मन खाली हो, जिनका मन खाली हो। अब मन खाली होने का क्या मतलब है? मन खाली होने का क्या मतलब भाई? चेतना शून्य हो ना। चेतना शून्य हो फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मन खाली का मतलब मन में चीजें, मतलब मन अगर खाली होगा, बाजार जब जाओगे और मन में लेके नहीं जाओगे कि मुझे सिर्फ इतनी चीजें बाजार से लेके आनी है, तो बाजार का जादू तुम पे काम करेगा। और जब मन में फिक्स अपना संकल्प प्रकल्प करके जाओगे कि गुरु हमको बाजार जाना है और बाजार से सिर्फ यही लेकर के आना है, तो
बाजार का जादू हम पर नहीं चलेगा और हम जो चीजें लेने गए हैं बाजार से वो लेके आएंगे, जिनका मन खाली हो। ठीक है, जेब भरी हो चाहे खाली हो, लेकिन अगर मन खाली होगा, लेकिन अगर मन खाली होगा तो बाजार का जादू चलना अवश्य संभावी है। अब ये शब्द जो है काफी अच्छा शब्द है ना, अवश्य संभावी, अवश्य संभावी है। बाजार का जादू चलना अवश्य संभावी है। ठीक है, अब फिर देखते हैं फिर क्या लिखा है उसकी, फिर अगली लाइन की फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। लिखा है कि मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, इसको भी लिखते हैं। ठीक है, अब गद्यांश का अंत चल रहा है तो फिर लिखेंगे गद्यांश के अंत में, पूरे पाठ का नहीं है, गद्यांश की बात की जा रही है, नहीं गद्य का लिया हुआ एक अंश। गद्यांश के अंत में जैनेन्द्र जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति का मन खाली होगा, मन खाली होगा तो बाजार में रखी हुई बाजार में रखी हुई आकर्षक चीजें निमंत्रण पहुंच जाने का मतलब क्या है, वो चीजें उसे मोहित करेंगी, यानी कि सम्मोहन में आ जाएगा उनके। आकर्षक चीजें निश्चय ही व्यक्ति के मन को मोहित करके उसे बाजार के रूप जाल के जादू में फंसा देंगी और व्यक्ति बाजार के जादू में फंसकर स्वयं को किससे घिरा हुआ पाएगा। ये थोड़ा अगर एक्स्ट्रा जानकारी हो तो आगे लिखते हैं जैनेन्द्र कुमार के, बाजार के जादू में फंस करके व्यक्ति असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। स्वयं को किससे घिरा हुआ पाएगा, असंतोष, तृष्णा और सांद्रव और ईर्ष्या से घिरा हुआ पाएगा, सांद्रवरी घिरा हुआ पाएगा। तो ये तो व्याख्या हुई, इसको थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओ भाई ये तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये है व्याख्या। ठीक है, अब इसका विशेष वाला पार्ट है वो भी बताते हैं, उसके बाद फिर ऑफ करते हैं। ठीक है, ऐसे भी करके ठीक है। अब आगे देखो, विशेष लिखते हैं इसमें। ठीक है, विशेष में क्या आ सकता है, विशेष में मैंने बताया था कि भाषा, सबसे पहले तो भाषा का जिक्र करना होता है। भाषा कैसी है, साफ दिख रहा है कि एकदम शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली है। ठीक है, भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली, और नहीं लगाना होता, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है।
नंबर 2 पे शब्द देखेंगे, बाजार में रूप का जादू है, लोहे की भांति आकर्षित करता है, चुंबक, लोहा, ये सब कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव दोनों का संगम है, यानी कि तत्सम और तद्भव शब्दों का अनूठा संगम है। नंबर 3 पे बिंब योजना। बिंब देख रहा है कितना, मतलब एकदम जितनी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई यार बाजार की छवि जो है मन में बन गई हो। बिंब का मतलब होता है शब्द चित्र, किसी शब्द का चित्र मन में बन जाना। किसी शब्द का चित्र जो है हमारे अंतर मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज को पढ़ करके बन जाए तो वो उसकी बिंब योजना होती है। तो कितनी सुंदर बिंब योजना है। तो बिंब योजना अत्यंत सुंदर है, सुंदर ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक आध चीज और लिखना चाहें तो फिर बाजार के बारे में लिख सकते हैं। बाजार और मन की स्थितियों के बारे में बताया गया है। मन की विभिन्न स्थितियों में बाजार के जादू चलने के विषय में बताया गया है। या ऐसे लिख सकते हैं, मन की, ये प्रसंग ही है आखिर, लेकिन ये तब लिखना है जब कुछ ना आ रहा हो इन चीजों में से, तो ऊपर के 3 विशेष में से, ठीक है। विभिन्न स्थितियों में बाजार के जादू की चर्चा की गई है। तो ये विशेष है, ये व्याख्या है, ठीक है। ये प्रसंग, ये क्या है, ये तो विशेष हो गया, ये व्याख्या, ये प्रसंग है, संदर्भ है, ठीक है। और ये प्रसंग भी है, व्याख्या भी है, इसमें दोनों, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था, काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, है ना। तो सबसे ज़्यादा फंसाने वाला टॉपिक है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से हम इतना समझ गए होंगे कि कैसे करना है। कुछ एक और सुझाव जो हमारे काम के हो सकते हैं काफ़ी, उसके लिए मान लीजिए कि देखो सबसे ज़्यादा क्या है कि व्याख्या में ही नंबर कटते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, 98, 97, 96, है ना, 100 मार्क्स तक प्राप्त करने, उनको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नंबर जिनमें कटते हैं वो आपका टॉपिक है व्याख्या। व्याख्या में और परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय, सबसे ज़्यादा इन्हीं में कटते हैं। और व्याख्या जो है सबसे ज़्यादा अप्रस्तावित भी होती है कि भाई क्या आ जाए, कौन सी आ जाए, क्या अपन को पता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लो हमने पूरी किताब अगर नहीं भी पढ़ी है तो हर जो पाठ है उसका सार जान लें, ठीक है। उस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनके मतलब जान लें। कठिन शब्दों के क्या जान लें, मतलब या अर्थ जान लें कठिन शब्दों के, ठीक है। और एक दो चीज़ें हम जान सकते हैं, वो क्या है, हर पाठ का सार जान लेंगे, कठिन शब्दों के मतलब जान लेंगे, हर पाठ के पात्र के बारे में जान लेंगे, ठीक है। और कुछ एक जो व्याख्याएं हैं उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 20 व्याख्याओं की प्रैक्टिस तो हम कर ही लें। विभिन्न माध्यमों से उनको जांच भी करवा सकते हैं, ठीक है, कि सही है या नहीं है, कैसी हम कर रहे हैं उसको, ठीक है। प्रैक्टिस इन द सेंस, प्रैक्टिस में बस ये ध्यान रखना होता है कि प्रैक्टिस का मतलब रटना नहीं होता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है जस्ट खुद से बनाना है उसको, ठीक है, खुद से बनाना है। और कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी खोजने हैं, और कई सारे स्टैंडर्ड शब्द याद कर लो, कुछ स्टैंडर्ड शब्द हिंदी के याद कर लो। कैसे, मानक शब्द जो बिल्कुल साहित्यिक शब्द हैं, या इनको कह सकते हैं साहित्यिक शब्द। तो साहित्यिक शब्द अगर हम याद कर लेंगे कई सारे, और साहित्यिक शब्दों का प्रयोग अपने लेखन में कर देंगे, मतलब एक्स्ट्रा भी कर देंगे, जो चीज़ें विषय में नहीं है वैसे ही तुम जोड़ दोगे अगर, मतलब उनको थोड़ा बहुत इंटरलिंक करके, तो वो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और तो निश्चय ही मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, अगर हम फ्री रहेंगे, टाइम रहेगा तो। थैंक यू सो मच।